हमारे पास जो थ्योरम है वो अगला है थ्योरम नंबर 3। बिल्कुल ये भी उस तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है बस। वो कहते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। वो कहते हैं जो परपेंडिकुलर है सर्कल के ऊपर, यानी कि फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर है ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब उलट बात है कि परपेंडिकुलर है और वो जो कॉर्ड है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन में क्या है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ सो डैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, यानी कि ओ एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब ये प्रूव करना है हमें। बात वही है, हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है और एक सेंटर है, और सेंटर के ऊपर जो है वो एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। साबित ये करना है कि ये जो है वो जो बन रहा है एंगल वो बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड को। यानी कि प्रूफ क्या करना है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ए बी, यानी ए एम इज इक्वल टू एम बी, यानी कि ए एम जो है वो बी एम या एम बी के बराबर करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, यानी कि ए और बी को क्या कर लेंगे, जॉइन कर देंगे, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन एंगल राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर वो है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो एंगल 90 का बन रहा है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया इन एंगल राइट, आर टी का मतलब राइट ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल का सिंबल है। ओ ए एम कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे ओ बी एम की, इन दो ट्रायंगल के आपस में फिर कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। उसमें क्या है कि मैयर एंगल ओ एम ए और मैयर एंगल ओ एम बी दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों 90 डिग्री के, ये गिवन है। उसके बाद जो है ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, ये ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, क्योंकि सेम रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि सारी बात है ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद ओ एम जो है वो इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल और दो साइड बराबर हो गई, तो हमारे पास ट्रायंगल जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे थे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। यानी कि इन एंगल राइट ट्रायंगल क्या हो गई, एच एस इज इक्वल टू एच एस, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज और साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हैंस ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइडें इसके बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल की एक साइड है, ये दूसरी साइड है ट्रायंगल की, तो ये ए एम जो है वो बी एम के क्या होगा, बराबर होगा। ये साबित करना था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, यानी कि जब ए एम जो है वो बी एम के बराबर है तो ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी को। तो बेटा ये हमारा डे 5 का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, डे 5 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज जो है, जो थर्ड एचओडी में जो है वो हमारा जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया जाएगा, और चैप्टर नंबर 9 के जो हैं वो दो थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि हम आपका टेस्ट भी साथ साथ ले रहे हैं, क्योंकि पिछले भी टेस्ट आपका जो है 20 जून को हो गया है, क्योंकि ज़री बात है 20 जून को हमने आपका टेस्ट लेना था और वो हमने उम्मीद है वो हो गया होगा और आपने उसको सॉल्व भी किया होगा। मेरी कोशिश ये है कि आप जो है इन काम को अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर किसी में भी आपको दुश्वारी हो, किसी सब्जेक्ट में दुश्वारी हो, तो आप जो है वो हमारे से रब्ता करें मेरे फ़ोन नंबर पे, इंशाल्लाह मैं आपके मुश्किल को हल करूँगा। अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Now we are going to discuss the task for the day 5 of your biology class. आपकी बायो की क्लास के day 5 का टास्क आज हम डिस्कस करेंगे, और वो हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, एंड द वन इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस जॉइंट की डिजीज़ है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन विमेन। एक तो ये एज रिलेटेड डिजीज़ है, क्योंकि ओल्ड एज में बोन्स वीक हो जाती हैं, बॉडी के अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और स्पेशली विमेंस में ये डिसऑर्डर होता है। सिम्टम्स, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन, इसमें जॉइंट्स में पेन हो, स्टिफनेस, हार्डनेस सी हो जाए तो हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को अर्थराइटिस है। फर्दर टेस्ट वगैरह के थ्रू हम कंफर्म करते हैं। Most affected joint, the most affected joints are the weight bearing joints, for example hip joint, ankle joint. बॉडी के वो joints जहाँ पे बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट होता है, सारा वेट होता है, बैलेंस होता है, वो ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। Types of arthritis, there are many types of arthritis, but some of them are osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gout. So we'll see what are the difference between these three types of arthritis. Osteoarthritis is due to degeneration in the cartilage present at bones. कार्टिलेज के डिग्रेडेशन से, उसके डिकम्पोज होने से जो डिजीज़ होती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट द जॉइंट्स, जो हाईली मूवेबल जॉइंट्स हैं वहाँ पे वो होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है,
और वो लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाता है, जो मूवमेंट में प्रॉब्लम कॉज करता है। आउटकम इन दिस आर्थराइटिस, फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स में अकर एंड जॉइंट्स बिकम टोटली इमूवेबल। सम टाइम वो बोन्स आपस में मिल जाती हैं और वो उस पार्ट में वो जॉइंट मूव ही नहीं कर सकता, और ऐसी सिचुएशन में ये टोटली जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहता, डिग्रेड हो जाता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट जो है वो एक तो रिकवरी नहीं हो सकती इसकी। तो जब किसी को आर्थराइटिस हो जाए तो हम मेडिसिन के ज़रिए से इस डिग्रेडेशन को स्लो डाउन करते हैं, ताकि जो परमानेंट डैमेज है जॉइंट्स को वो ना हो। तो मतलब इस तरह की मेडिकेशन की जाती है कि वो उसके इफ़ेक्ट्स को और उसकी डिज़ीज़ जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन किया जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट द जॉइंट्स। जॉइंट में जो मेम्ब्रेन होती हैं जॉइंट्स के अराउंड कवरिंग होती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए। सिम्टम्स हैं फटीग, लो ग्रेड फीवर, थकावट होती है, बुखार रहता है, पेन इन जॉइंट, जॉइंट्स के एरिया में पेन होती है, एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। गाउट इज़ characterized by accumulation of uric acid crystal in movable joints. Movable joints में uric acid crystals की accumulation हो जाती है, like it attack toe joints, और ये प्रॉब्लम होता है जब किडनी रिनल फेलियर के केसेस में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और ये इन जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और पेशेंट जो है वो मूव नहीं करता, स्वेलिंग हो जाती है इन जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा। आज का आपका टॉपिक है राइट अ नोट ऑन आर्थराइटिस, जो कि मैंने आपको बताया उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और उन टाइप्स के सिम्टम्स और वो किस तरह से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उनके क्या हैं। तो हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। आपने ये पूरा चैप्टर तैयार करना है, तमाम दिनों में जो टास्क आपको दिया गया आपने वो कंप्लीट करना है, और यहाँ पे मैं आपकी 3rd HOD क्लास को ख़त्म कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, हम 3rd HOD के डे 5 की तरफ जो है वो चले गए हैं, और अपनी नोटबुक जो है वो अपने सामने रखनी है और इसको बड़े गौर से सुनना है और बाद में इसको याद भी करना है। जी स्टूडेंट, ये जो प्रोग्रामिंग है, दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, जो हम लोगों ने यस्टरडे जो है वो पढ़ा था कि एक आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले करने के लिए। तो दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट्स विच आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, द मेन फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। 3 चीज़ें थी। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था जिसे इंक्लूड कहा गया, एक आपका जो है मेन फंक्शन था जहाँ से आपने वॉइड मेन लिखा, एक आप द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन हुआ जहाँ पे आपने उस आई लव पाकिस्तान लिखा प्रिंट एफ लिख के। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द सी कंपाइलर। एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन द certain preprocessor directive at the beginning of the program. Before translating a C language program into a machine language, the compiler of the C language carries out the preprocessor directive. These directives start with the number sign hash. The most commonly used preprocessor directives are include and define. ये preprocessor directive है, प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने लिखना है, सी लैंग्वेज के स्टार्ट में आपने लिखना है। मशीन लैंग्वेज जब भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगी सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को पढ़ेगी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का आगाज़ हैश साइन से होता है, और ज़्यादातर अल्फाज जो हैं या तो इंक्लूड उसके बाद लिखे जाते हैं या डिफ़ाइन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे पता चलता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, यानी इस अगर कोई हेडर फाइल आपने लिखनी है तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर ही लिखनी है। इट हैज़ द फॉलोइंग सेंटेक्स, ये सेंटेक्स है इंक्लूड, और ये आपने जो है वो ब्रैकेट्स डाली और दरमियान में हेडर फाइल नेम आपने लिखा। अब ये हेडर फाइल नेम आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है। आप studio.h लिखें, conio.h लिखें, math.h लिखें, आप करना क्या चाहते हैं उसके मुताबिक करें। इसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। When this preprocessor is carried out by the C compiler, it will search for the header file that is written within the less than and greater than sign symbols and copy it into the source file. ये preprocessor directives हैं, ठीक है ना, और वो हेडर फाइल को उठाएंगे, सर्च करेंगे जो कि आपके लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर मौजूद हेडर फाइल होगा, चाहे वो कोई भी हेडर फाइल आप लिखते हैं, ठीक है। इन द अबव प्रोग्राम द हेडर फाइल इज studio.h, जो कल हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा उसमें studio.h हेडर फाइल थी। इट टेल्स द सी कंपाइलर टू कॉपी द studio.h हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। The studio.h file stand for the standard input output header. studio.h header file को आप standard input output header जो है वो कहते हैं, और वो क्या करेगा, आपने हेडर फाइल ये लिखी,
फ़ौरन वो लाइब्रेरी फ़ंक्शन उठाएगा और ये देखेगा कि इसके अंदर आप यकीनन कोई आउटपुट या इनपुट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल में लेकर आ रहे होंगे। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शंस प्रोटोटाइप्स। तो आपने इसमें या तो प्रिंट एफ या स्कैन एफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल में लाया होगा। इन द अबव प्रोग्राम, यानी अबव प्रोग्राम से मुराद जो हम कल प्रोग्राम जो है वो कर रहे थे डे 4 में आई लव पाकिस्तान के ऊपर पूरी हम डिस्कशन कर रहे थे। द प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसके अंदर इस्तेमाल में लाया गया क्योंकि हमने सिर्फ आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले करना था, कोई इनपुट हमारे पास नहीं था। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। आपने उस हेडर फाइल को यानी studio.h को इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर इस्तेमाल में लाया था। द डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, ये तो इंक्लूड हो गए, ये डिफाइन वाले हो गए। द डिफाइन प्री प्रोसेसर इज यूज फॉर द डिफाइनिंग द कांस्टेंट symbolic constant in the C program. It direct the compiler to replace all the occurrences of one or more variables in the program with the specified constant. The purpose of the using of the directive is give a meaningful name to a constant value that is used in the program. ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यूज इस्तेमाल में लेकर आते हैं, आप एक फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं, आप डायरेक्टिव्स के अंदर एक डायरेक्टिव बना रहे हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही। जब आप उसको कॉल करेंगे वो तैयार होगा और वो रिज़ल्ट जो है सामने लेकर आएगा। जैसे हैश डिफाइन सिंबल वैल्यू या एक्सप्रेशन अगर आप डालते हैं, यहाँ सिंबल जो है वो एक वैलिड सी वेरिएबल प्रोग्राम है and it's by the convention written in the uppercase an example of the defined preprocessor directive is given by। देखें, जैसे कि आप ना किसी चीज़ की वैल्यू ले देते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ले लेते हैं, c = 2πr, ठीक है ना, तो आप हैश डिफाइन c लिख देते हैं और c के अंदर इसके अंदर रहते हुए आप जो है ना वो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई की वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं गिवन वैल्यू r के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय जो r आपने रेडियस जो भी दिया हुआ, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हम c के अंदर जो है वो स्टोर कर देते हैं और एक प्रोग्राम एक डायरेक्टिव बना देते हैं हैश डिफाइन जो है सरकमफ्रेंस के नाम से। तो जैसे ही हम इस इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर रहते हुए, इस बड़े प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हम कॉल करेंगे किसी भी डायरेक्टिव को, तो वो सी की वैल्यू को उठा के लेकर आएगा, ना कि वो पहले सी एज ए वेरिएबल के तौर पे ले, फिर 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर आर के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सी के अंदर स्टोर करे। आप पहले से ही ये तमाम चीज़ें करके बैठे हों, तो ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे हैश डिफाइन हाइट 12, this preprocessor directive tells the compiler to replace all the occurrences of the variable height with the value of 12 in the program during the execution। यानी ये देखें, हैश डिफाइन हाइट 12 लिख दिया आपने, पूरा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, आपने ऊपर ये डिफाइन कर दिया, अब हाइट की वैल्यू 12 ही रहेगी, ख्वा आप नीचे प्रोग्राम के अंदर इसको हाइट = 13 लिख दें या चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपने डिफाइन कर दिया, ये कांस्टेंट कर दिया, ये अब तब्दील नहीं होगा, हाइट की वैल्यू 12 ही रहेगी। An example of the defined preprocessor directive using an extension is given below। जैसे लिखा हुआ है हैश डिफाइन क्यूब a की वैल्यू जो है a ले लीजिए, जहाँ a का वैल्यू आएगी वहाँ a थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी a की वैल्यू अगर 2 है तो वो 2 नहीं लिखी आएगी, 8 लिखी आएगी, क्योंकि वो तो अपने क्यूब कर दिया इसको, ठीक है, आपने स्केयर कर दिया। सपोज अगर a की वैल्यू 2 है तो 4 लिखी हुई है, क्योंकि आपने उसको स्केयर कर दिया, आपने मल्टीपल कर दिया उसका। इट कैन बी यूज इन द प्रोग्राम एज गिवन बिलो। वॉल्यूम = क्यूब साइड, आप वॉल्यूम निकालना शुरू कर दें, ठीक है ना, वो क्यूब साइड ले लेगा, यानी तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम, अगर आप निकालना है साइड स्टेरिक साइड यानी थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई होकर वैल्यू जो है वो वॉल्यूम के अंदर सेव हो जाएगी। जी मेन फंक्शन की बात करें, सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। शी इज यूजिंग द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इट्स प्रोग्राम। आई मीन a function perform the single well defined task। Every C program must have the function main, and which is the first section to be executed when the program runs. The word void before the functions and the main means the function does not return a value, and the second void inside of the bracket means it does not have any argument। आपके पास मेन फंक्शन इस्तेमाल में लेकर आया जा रहा है। मेन फंक्शन वाइड मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, वो उस पूरे प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है। वो फंक्शन जब बंद होगा तो इसका मतलब है प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट
होगा, कंप्लीट कहलाएगा, ठीक है ना। और उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए प्रोग्राम चल सकता है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। अब प्रोग्राम में हैव टू कंटेन द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आप यहाँ यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मेन फंक्शन है ये तो आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ये लाजमी होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर रिटन बाय द प्रोग्रामर एंड दैट कैन नॉट इंक्लूड इन द लाइब्रेरी फाइल। दिस फंक्शन मे बी रिटन बिफोर एंड आफ्टर द मेन फंक्शन एंड आर यूज इनसाइड द मेन फंक्शन। आप ये जो डिफाइंड फंक्शन करते हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन करते हैं, इनको आप मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं या मेन फंक्शन के बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन के अंदर ही किरदार अदा करते हैं। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम, जैसे आप प्रोग्राम को चलाते हैं, द मेन फंक्शन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट नो मैटर वेयर इट अपीयर इन द प्रोग्राम। सबसे पहले जो है वो फंक्शन उस फंक्शन को चलाता है, मेन फंक्शन जो है वो उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को चलाता है जो जिधर भी लिखा हुआ मौजूद हो, चाहे प्रोग्रामिंग में शुरू में लिखा हो या लास्ट में लिखा हो, तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करके अपने पास वैल्यू रख लेता है। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन की बॉडी क्या है, जहाँ से आपके पैरेंथेसिस शुरू हो जाते हैं, करली पैरेंथेसिस। द बॉडी ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद जो नीचे सबसे अहम चीज़ होती है वो होते हैं आपके ये ब्रैकेट्स लग जाते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स आपने करली ब्रैकेट्स जो है लग गए। द लेफ्ट ब्रैकेट्स इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड द मैचिंग द राइट ब्रैकेट्स इंडिकेट ऑफ द एंड ऑफ द ब्रैकेट। ये आपके लेफ्ट ब्रैकेट कहलाते हैं जो स्टार्ट होने का निशान दे देते हैं, और ये आपके राइट ब्रैकेट कहते हैं जो इस साइड पे मूव होकर प्रोग्राम के एंड होने की निशानदेही करता है। द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन इन द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट printf एंड विच एंड्स विद द सेमीकोलन। ये अब मैंने आपको डे 4 में ये बात बताई थी कि आपने हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर डालना होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में जब तक अगर आप सेमीकोलन सबसे लास्ट में नहीं डालेंगे, इसका मतलब है वो स्टेटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई, आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं। printf is the standard output function. The text to be printed in enclosure of the double quotes. A statement in the C terminated with the semicolon. Therefore, the semicolon is used for the printf statement. The program will print the message I love पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। वो आप आई लव पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई दे देता है। आगे हम करते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा डे 5 का लास्ट टॉपिक है। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर यूज इन द सी प्रोग्राम टू स्टोर द वैल्यूज़। वेरिएबल जो हैं वो हमेशा सी प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ला जाते हैं। ऑल द वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर। तमाम वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डिक्लेयर करना, यानी उसको ऊपर मेंशन करना कि आप कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया और अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने वैल्यूज़ लिखी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती और वो उसको नहीं पढ़ता, वो अननोन वेरिएबल के तौर पर जो है वो सिंटैक्स एरर देता है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। 2 किस्म के जो है वो वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है। इन दिस प्रोग्राम स्ट्रक्चर ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर बिफोर द मेन फंक्शन। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है मेन फंक्शन, जो आपका मेन फंक्शन है उससे भी पहले। एंड लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर विद इन द नेट, और लोकल वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर आप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच कैन बी यूज इन एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, यानी मेन फंक्शन में भी इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो आप खुद बनाते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। वेयर एज द लोकल वेरिएबल आर यूज ओनली विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर। और लोकल वेरिएबल को आप वहाँ इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं उस फंक्शन के अंदर जहाँ पर आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ होता है। ये फ़र्क है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल के नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि कहीं पे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मेन फंक्शन के अंदर भी और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं कि जो कि सिर्फ उस मेन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन के अंदर ही जो है वो इस्तेमाल में लेकर आए जाते हैं। इन ये फ़र्क है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के दरमियान में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट HOD में हम कंप्यूटर की मदद से भी आपको कई चीज़ें जो हैं वो सिखाएंगे, इन्वायरमेंट दिखाएंगे, आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कैसे लिखी जाती है, कैसे टाइप की जाती हैं, हेडर फाइल्स कैसे लिखी जाती हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो है वो चला के आपको दिखाएंगे, ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से कि इसको हम कैसे इस्तेमाल में लेकर आते हैं। यहाँ आपका 3rd HOD जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।
लास्ट डे 5 में हम आगे जो है इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये टेबल्स आपकी बुक के ऊपर भी बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर नोट्स में भी डाल दिए हैं ताकि ये आप मेमोराइज कर सकें। ये इंटेंसिटी भी दी हुई है और इंटेंसिटी लेवल भी दिया हुआ है। देखें, इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है और इंटेंसिटी लेवल डीबी में दिया हुआ है। तो नियर बाय जेट एयरप्लेन, जो जेट एयरप्लेन होता है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 10 की पावर 3 होती है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। और डीबी में, डेसिबल में क्या होगा, 150 डेसिबल की आवाज़ होती है जब वो कहीं से गुजरता है और उसकी आवाज़ आती है। ये बात याद रखें। ये जैक हैमर फास्ट ट्रेन, जो बहुत तेज़ी के साथ ट्रेन गुजरती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आवाज़ आती है उसका जो है वो इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल दोनों है। इसकी इंटेंसिटी 10 की पावर 1 होती है जबकि उसकी इंटेंसिटी लेवल 130 होती है। और इसी तरह दूसरी जितनी भी आवाज़ें दी हुई हैं उसका इस टेबल में जो है वो जिक्र है, उनका इंटेंसिटी लेवल भी दिया हुआ है और इंटेंसिटी भी साथ में दी हुई है। ये देखें, एक और टेबल है जो कि मैंने यहाँ पर लिखना ज़रूरी समझा, और वो ये है कि जो लॉगरिथम स्केल है वो डीबी में होगा, ये डेसिबल स्केल में, और यहाँ पर लीनियर स्केल जो एम्पलीट्यूड है मीटर में, जिसको आप शो करते हैं, अगर 1 मीटर है तो यहाँ पर 0 डेसिबल होगा, याद रखें। अगर 10 मीटर है तो फिर 20 डेसिबल है। ये इस हिसाब से होता है। इसका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कुछ यूँ है। 100 मीटर होगा तो फिर 40 डेसिबल होगा, और ऑनवर्ड आपके सामने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। द डेसिबल स्केल इज़ अ लॉगरिथम मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। डेसिबल जो स्केल जो आपके पास आता है वो पहले आप किसी भी साउंड वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होता है उसका लॉगरिथम लेंगे। वो कम भी हो सकता है वैल्यू और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए पहले उसका लॉगरिथम लेंगे और फिर वो उसके बराबर होगा डेसिबल स्केल के। इन अ लॉगरिथम स्केल इक्वल इंटरवल्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट्स। आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ जब आप इसको लॉगरिथम स्केल को और लीनियर स्केल को आपस में कंपेयर करेंगे। तो लॉगरिथम स्केल जो होगा वो अगर आपके पास 1 है मीटर लीनियर स्केल में, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है, ये देखिए ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मीटर है तो फिर ये 0 होगा, ये 0 डेसिबल होगा। पहली जो आपके पास वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होगी, ये मीटर से स्टार्ट होगी। आगे जैसे जैसे आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ से ये डबल होता जाएगा, फिर ये 10 का पूरा 100, तो फिर ये डबल होता जाएगा। ये आप इस तरह इसको समझने की कोशिश करें। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि हाउ ब्लू व्हेल, ये जो ब्लू व्हेल होती है ये सबसे बड़ा जानवर, आबी जानवर समझा जाता है। अब तक के जो जानवर देखे गए हैं आबी जानवर जो पानी में रहने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा जो है वो जानवर ये है। ये बहुत बड़ी होती है और इसका बहुत ज़्यादा वज़न होता है और ये बिल्कुल डीप ओशन में रहने वाला जानवर है। ये कभी भी सरफेस पे नहीं आता, बहुत ही कम कभी देखा गया हो। ब्लू व्हेल विद 180 डेसिबल कम्युनिकेट विद, ये 1 डेसिबल जो है इसका इंटेंसिटी लेवल होता है इसकी आवाज़ का। जब ये चिंगाड़ती है, पानी के अंदर एक आवाज़ लगाती है, ये जो आवाज़ लगाती है वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो पानी में जो उसकी जो रफ्तार होती है आवाज़ की, वो हवा के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होती है। ये बात याद रखें, 5 गुना ज़्यादा होती है। अगर 340 मीटर पर सेकंड जो रफ्तार है वो हवा के अंदर आवाज़ की है, तो 5 3 15, ये 1540 मीटर पर सेकंड की आवाज़ जो है वो पानी में होती है। इसलिए जब ये आवाज़ लगाती है ना तो फिर वो बहुत ही दूर तक जाती है वो आवाज़ पानी के अंदर। अब ब्लू व्हेल 180 डेसिबल रंबल मीन्स जब वो धड़ती है उसके अंदर, इज़ द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। ये सबसे ऊंची आवाज़ किसी भी जानवर की रिकॉर्ड की गई है। शेर की भी इतनी नहीं होती, ये हाथी के मुकाबले में भी इसकी आवाज़ ज़्यादा है। Some whales are thought to communicate over hundreds or maybe thousands of kilometers.
मतलब अब समंदर के अंदर एक वेल जिस जगह पे है उससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर की कोई दूसरी वेल है और उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन है, तो वो कुछ यूं ही होती है। दिस इज़ पॉसिबल इन पार्ट बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर। पानी में उनकी मिकदार, उसकी रफ्तार जो है वो 5 गुना ज़्यादा हो जाती है हवा के मुकाबले में, दैन इन एयर, हवा के मुकाबले में। एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डेप्थ ओशन डिक्रीज, और उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होता है, ठंड होती है नीचे पानी के अंदर गहराई में। तो वैसे भी ठंड हो जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के और नज़दीक होते हैं, जुड़े होते हैं। वो तो टेम्परेचर ज़्यादा हो तो अलग अलग हो जाए, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स और भी जुड़े होते हैं। तो जब आवाज़ निकलती है तो फिर पता चल जाता है सही माने में। तो ये देखें, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डेप्थ ऑफ ओशन डिक्रीज क्रिएट अ यूनिक साउंड फिनोमेना। एक अलग किस्म की आवाज़ जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है जब वो दौड़ती है उसके अंदर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ एलिफेंट्स यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। कैसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो हैं उसकी मदद से हाथी जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को ढूंढते हैं। ये देखें, एलिफेंट्स यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर बिकॉज देयर लार्ज ears enable them to detect these low frequency। अब याद रखें, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी उसकी वेवलेंथ हाई होगी। जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है और उन वेव्स की एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट में फासला ज़्यादा होता है या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ में ज़्यादा होता है, तो ये बड़ी लंबी लंबी वेव्स होती हैं। तो ये जो लंबी लंबी वेव्स होती हैं ये एलिफेंट्स के बड़े कानों तक इजीली पहुंच जाती हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी मींस हाई वेवलेंथ, ये याद रखें। तो जब ये देखें यहाँ पर इसमें इसका जिक्र भी किया होगा इसमें, एनेबल देम टू डिटेक्ट दीज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स विद रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। एलिफेंट्स कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट, बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस वे इवन व्हेन आर सेपरेटेड बाय मैनी किलोमीटर्स, ये बहुत दूर दूर भी हों तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस के क्या यूनिट्स है। व्हाई डू वी यूज लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी। हम लॉगरिथम स्केल को क्यों यूज़ करते हैं, हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का लॉग क्यों लेते हैं, ये कहने का मकसद है। पहली बात तो वो इसकी यूनिट्स को लिखता है, बेल भी होती है लाउडनेस की, सोन भी होती है, फोन भी होती है, और डेसीबेल भी लाउडनेस के लिए यूज़ किया जाता है यूनिट। दूसरे उसके पार्ट का जवाब यहाँ पर देता है, बिकॉज द एयर कॉरिस्पॉन्ड्स टू साउंड प्रेशर लॉगरिथमिकली। ये लॉगरिथमिकली जो है वो आवाज़ जो है, आवाज़ की तरफ कान इंसानों के जो है वो लगते हैं। बाज़ आवाज़ें उसको धीमी सुनाई देती हैं और बाज़ आवाज़ें उसको बहुत ऊंची सुनाई देती हैं। जाहिर सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाउडनेस बढ़ेगी, और जब लाउडनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो आवाज़ ऑटोमेटिकली उसको ऊंची सुनाई देती है। यूजिंग अ लॉगरिथमिक स्केल कॉरिस्पॉन्ड्स टू द वे ह्यूमन्स परसीव लाउडनेस। तो वो आवाज़ की लाउडनेस को जो है वो परसीव करते हैं, हासिल करते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ऑडियो मीटर्स एंड साउंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू शो audio levels in decibels. That is why we use logarithmic scale to describe the range of the sound intensity we hear. इसका आसान मैं बताऊं तो हम इसीलिए इंटेंसिटी का लॉगरिथम लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान में जो ऊपर फ़र्क बताया गया था वही बात यहाँ पर दी गई है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। तो ये देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। वो नीचे ग्राफिकली भी मैं आपको दिखाता हूँ। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। एक पतली और भारी आवाज़ में जब हम फ़र्क कर सकें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल, किसी भी बॉडी की, वाइब्रेटिंग बॉडी की नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर साइकिल जो है 1 सेकंड में वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। कम वक्त होगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और ज़्यादा वक्त होगा तो फिर कम फ्रीक्वेंसी होगी। ये इसके एक
रेसिप्रोकल या इन्वर्स रिलेशन भी होता है। यहाँ पर इसको जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, इन दोनों को आपस में जो है वो रिलेट किया जाएगा। रिलेशन बिटवीन पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मैन, देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिलर एंड ऑफ हाई पिच। द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, फ्रीक्वेंसी एंड पिच जो है वो कैसे है ये देखें। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ आपके पास साइकिल ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ साइकिल कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये बात याद रखें। इसलिए जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो तवज्जो उस जगह पे रखनी है, और जो इसको कोशिश किया करें कि यहाँ से USB में लेकर जाया करें, उसको मल्टीमीडिया पे देख सकें, ताकि आप उसमें, वैसे तो साइट पे भी आप उसको देख सकते हैं, और बार बार अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो उसको रिवर्स करके आप उसको देख सकते हैं और बार बार उसको समझने की कोशिश करें। पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये आपका सेशन इसी तरह ही बंद रहा तो फिर आपकी पढ़ाई का बड़ा नुकसान होगा। पेपर तो अगले साल वैसे भी वो लेंगे ही, तो इसलिए बेहतर यही है कि इधर उधर की खेल कूद से आप पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें, इसको मकसद बनाएं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे हैं फैक्टर्स, उसमें 3 यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि लाउडनेस के ऊपर जो डिपेंड करने वाली जो चीज़ है वो एम्पलीट्यूड है। द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली, ये बिल्कुल बराबर उसके होता है एम्पलीट्यूड के, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही यही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी साथ साथ बढ़ेगी, ये वजह है। विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, व्हेन वी बीट अ ड्रम, जब अगर आप एक ढोल को बीट करते हैं, मीन्स उसको बजाते हैं फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा कुव्वत के साथ, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, जो उसकी जो सरफेस होती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों साइड पे, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी जो वो कवर करता है, इंक्रीजेस, वो बढ़ता है। एंड वी हेयर अ लाउड साउंड, और उस ढोल की आवाज़ जो है वो 2-3 मोहल्लों तक सुनाई दी जा रही होती है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही होती है, ये उसकी एम्पलीट्यूड को शो कर रही होती है, उसके साथ उसकी लाउडनेस भी बढ़ रही होती है। दूसरा बी पार्ट यहाँ पर बताता है कि एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया क्या होना चाहिए, उस पे उसकी क्या डिपेंडेंस है। द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम, बड़े ढोल से निकलने वाली जो आवाज़ है, इज़ लाउडर दैन दैट बाय अ स्मॉल वन। एक ढोल की जो ख़वातीन शादी के मौक़ों पे बजाती हैं घरों में, उसकी आवाज़ जो है वो एक मोहल्ले तक भी बमुश्किल जा रही होती है, कभी कभार एक घर के अंदर ही रहती है, जबकि उसके मुकाबले में आप एक ढोल को बजाएं तो उसकी 2-3 मोहल्लों तक तो कम से कम जो है वो आवाज़ रहेगी और वो उन लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो ये देखें, साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम इज़ लाउडर दैन दैट बाय स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया। इससे ये साबित हुआ कि जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड की एरिया वाइब्रेटिंग के साथ। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी से जो फासला है उस पे लाउडनेस का क्या जो है वो अमल दखल है और उसके साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी। लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर, जो सुनने वाला है उसका सोर्स से कितना फासला होना चाहिए या फासले पे क्या असर पड़ता है लाउडनेस पर। इट इज़ काज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। याद रखें, जब भी आपका वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला जितना ज़्यादा होगा तो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, तो उसकी लाउडनेस भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी सोर्स ऑफ साउंड से दूर होंगे, जितना ज़्यादा दूर होंगे तो उसकी आवाज़ आप तक बामुश्किल पहुँचेगी या तो पहुँचेगी ही नहीं। तो ये इसका लाउडनेस का डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस बढ़ेगी। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर्स ऑफ द
लिसनर, किसी भी सुनने वाले के जो कान हैं उन पे भी लाउडनेस का बड़ा दारोमदार होता है। कैसे? एक जिसके एयर्स जो है वो डिफेक्टेड है, मतलब वो अगर बहरा है या एक हद तक एक उसका कान जो है वो डिफेक्टेड है, वो कम सुनता है, तो उसको आवाज़ जितनी भी आप ऊंचा बोलेंगे उसको आवाज़ धीमी आएगी। ये बात याद रखें। तो इस पे बड़ा डिपेंड करता है। और जिसके शार्प एयर्स होंगे तो आप धीमा भी बोलेंगे तो उसको सुनाई देगा। अ साउंड अपेयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव एयर। सेंसिटिव एयर का मतलब ये होता है कि बहुत ही तेज़ शार्प एयर्स होते हैं, उनके लिए आवाज़ जो है वो लाउडर हो जाती है, चाहे वो कितना ही धीमा बोल रहा हो। देन टू ए पर्सन विद डिफेक्टिव एयर, उसके मुकाबले में उस बंदे के साथ जिसके कानों में मसला है, उसके लिए आवाज़ वैसे भी धीमी होगी। चाहे धीमी बोलेंगे तो वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी उसको, और अगर आप ऊंचा बोलेंगे तो उसको धीमा सुनाई देगा। तो लाउडनेस जो है फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर्स पे भी डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन है कि थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय साउंड वेव्स। बहुत पतले पतले ग्लास के जो है वो एक ग्लास टाइप गॉबलेट टाइप जो है वो बनाए जाते थे। बहुत पुराने वक्तों की बात है। ये 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में जो मौसीकार होते थे, ये तानसेन का नाम एक बड़ा मशहूर है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो गायक था, गाने वाला था, गाने बजाने वाला था। उसके ज़माने में इस तरह से एक ग्लास गॉबलेट्स को रख के और उसके साथ जो है वो सितार की मदद से वो मुख्तलिफ और इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के आवाज़ को प्रोड्यूस करते, तो उसकी वजह से वो गॉबलेट वाइब्रेट करता करता और फट जाता था। तो ये एक उस वक्त एक बड़ा आर्ट समझा जाता था, उसने कैसे इसको तोड़ दिया। हालांकि ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है और जस्ट एक आवाज़ की वजह से वो टूट गया। तो ये कैसे होता है ये ज़रा देखें। What kind of phenomena of sound involved in it? किस किस्म का उसमें फिनोमेना होता है। ये गॉबलेट की आपके सामने इस तरह से ये गॉबलेट की एक शक्ल जो है वो आपको दिखाई गई है। ये थिन वॉल्ड, इसके जो आप इसकी जो आप सरफेस है वो देख सकते हैं, ये बहुत पतला ग्लास का बना हुआ है। दिस इज़ ड्यू टू अ फिनोमेना ऑफ साउंड नोन रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। मुसलसल एक बॉडी से वाइब्रेशंस निकल रही हों और उसका मुसलसल उसकी वो बढ़ती जा रही हों और मिलती जा रही हों, तो उसकी वजह से वो एक जिसको हम कहते हैं ना वाइब्रेशन का एक सिलसिला बन जाता है, जो कि जब वो इस गॉबलेट तक पहुंचता है तो उसको भी वाइब्रेशंस फराहम करता है, वो उसमें ट्रांसफ़र होती हैं तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है। सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस अ लाउड नोट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी एक लाउड नोट जो है वो प्रोड्यूस करते थे, सच दैट इट वाइब्रेट्स द ग्लास सो मच दैट इट शटर्स, वो उसको तोड़ देती थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? रेजोनेंस कहलाती है, जो कि इन ग्लास गॉबलेट्स को इस हद तक वाइब्रेट करती थी कि वो टूट जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ही एक साइड इंफॉर्मेशन है। हाउ डॉग्स कैन बी ट्रेन्ड बाय साइलेंट विसल। ये साइलेंट विसल्स यूज़ की जाती हैं कुत्तों को जो है वो ट्रेन करने के लिए। सम पीपल यूज़ साइलेंट विसल। ये एक ख़ास किस्म के ट्रेन बंदे होते हैं, वो कुत्तों को ट्रेन करते हैं और उनके पास एक विसल होती है। ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल लाइज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब वो आवाज़, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इंसान के सुनने की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये कुत्तों की जो फ्रीक्वेंसी के सुनने की जो सलाहियत है वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लाई करती है, इसलिए उनके लिए ये 20,000 हर्ट्ज जो हैं ये फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमारे लिए ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक हम सुन सकते हैं एक नॉर्मल एयर।
इसलिए ये बंदों के लिए वो विसल्स साइलेंट रखी जाती थी, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से साइलेंट रखी जाती थी, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ साइलेंट फॉर ह्यूमन, ये लोगों के लिए क्या रखी जाती थी, साइलेंट रखी जाती थी ये फ्रीक्वेंसी, बट नॉट फॉर डॉग्स, लेकिन डॉग्स के लिए नहीं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है ना वो इसी में लाई करती है, इसी हर्ट्ज़ में 20,000 से 25,000 हर्ट्ज़, बिकॉज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डॉग्स इज़ मच हायर, और वो इसी ही रेंज में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान में क्या फ़र्क है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन दैम, एक रिलेशन भी उसके दरमियान में हम शो करेंगे मैथमेटिकली। ये देखें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और यहाँ पर लाउडनेस ऑफ साउंड, एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखेगा और उसको एक दूसरे से मुतफर्रिक करेगा, उसमें फ़र्क जो है वो ज़ाहिर करेगा। साउंड इंटेंसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स। साउंड इंटेंसिटी जो है वो साउंड सोर्स की प्रॉपर्टी है, साउंड सोर्स की प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसियत है। और लाउडनेस क्या है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन ऑन द साउंड सोर्स, ये साउंड सोर्स पे ही डिपेंड करती है, मतलब वो जितना ज़्यादा ऊंचा बोलेगा तो आवाज़ ऊंची होगी तो वो लाउडनेस कहलाएगी, और जब वो ऊंचा बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से जो साउंड एनर्जी निकलेगी वो चीज़ क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है सोर्स की, और ये जो लाउडनेस होती है वो साउंड सोर्स पे डिपेंड करती है, द मीडियम पे डिपेंड करती है, एंड द रिसीवर एज वेल, और रिसीवर पे भी डिपेंड करती है। नंबर 2 पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। साउंड इंटेंसिटी होल्ड्स अ स्मॉल सिग्निफिकेंस इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम। साउंड इंटेंसिटी जो है उसका किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं होता, किसी भी इंसान के कान जो है वो कितने सेंसिटिव हैं या कितने डिफेक्टिव हैं, इसके साथ बहुत कम ताल्लुक़ होता है, ना होने के बराबर होता है। इसलिए जो एक बहरा आदमी होता है उसको भी उतनी ही एनर्जी मिल रही होती है, साउंड एनर्जी उसके कानों को मिल रही होती है, और जो एक अच्छे कानों वाला होता है उसको भी उतनी ही एनर्जी मिल रही होती है। इसका कोई ताल्लुक़ ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम के साथ नहीं होता, लेकिन लाउडनेस का होता है। लाउडनेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच प्रॉब्लम्स। इस तरह के मसाइल में नंबर ऑफ़ साइकिल्स या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो पिच भी ज़्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ़ साइकिल या वाइब्रेशन कम होंगे तो पिच भी कम होगी, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन और एको ऑफ साउंड, गिव एग्जाम्पल। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, या जिसको हम एको बोलते हैं, जब हम एक ऐसी जगह पे हों जहाँ पर आवाज़ जो है वो जब हम निकालते हैं तो वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है, इसको हम एको बोलते हैं, ठीक है। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एक स्मूथ सरफेस ऑफ मीडियम जब वो टकराती है, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो पहले वाले मीडियम में वापस मुड़ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज अ टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, we hear the same sound again and again a little later, कुछ देर के बाद हम उसको दोबारा से सुनते हैं। This sound which we hear is called an echo, जिसको हमने दोबारा सुना वो क्या कहलाती है, echo कहलाती है, and is a result of reflection of sound from the surface। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को शो करता है, और 3 मीडिया जो है 3 मीडिया उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मुख्तलिफ है। हवा में, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी हो जो जैसा कि आयरन, वुड और एनीथिंग एल्स सॉलिड बॉडी हो, उसमें आवाज़ की रफ्तार, हवा में रफ्तार और पानी में रफ्तार, उसका मवाजना भी इस क्वेश्चन में किया जाएगा। पहले इसका फार्मूला कौन सा है, साउंड वेव्स propagate through solids, liquids और gases in unit time, एक ख़ास वक्त में वो फैलती हैं इन तीनों मीडियम्स में, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं। फॉलोइंग रिलेशन वी कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वही फार्मूला है जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में वाटर वेव्स के लिए यूज़ किया था। वही फार्मूला अब साउंड वेव्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही मीडियम है, ठीक है, तो इसलिए स्पीड जो है का फार्मूला जो है वो एक ही होगा उन दोनों में। वेयर v इज स्पीड
एफ इज़ फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा, इसको लैम्डा बोलेंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया था, इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में क्या होती है, ये बात याद रखें। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ये एक मैयर की हुई, एक एक्सपेरिमेंटली मैयर की हुई एक वैल्यू है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो वहाँ पर, एंड रूम टेम्परेचर कितना हो, 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो आवाज़ की रफ्तार जो है वो 343 होगी या 343 मीटर पर सेकेंड होगी। ये वेरिएट करती रहेगी टेम्परेचर के फ़र्क के साथ साथ, ये याद रखें। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ये क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन एयर। हवा के मुकाबले में पानी में वो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हवा में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और पानी में मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं। इस वजह से जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर पड़ता है मॉलिक्यूल्स पर, तो इस वजह से उसकी रफ्तार पानी में आवाज़ की वो 5 गुना ज़्यादा मैयर की गई है हवा के मुकाबले में। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज़ 15 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट इन एयर। ये बात याद रखें, क्योंकि इनमें तो फासला ही नहीं होता। जो सॉलिड बॉडी होती है उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े होते हैं, और जब आप एक लोहे की बॉडी को दूसरी लोहे की बॉडी के साथ हिट करें तो आवाज़ बहुत ही ऊंची सुनाई देती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह उसके पार्टिकल्स का आपस में जुड़ा हुआ होना है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए वो 15 गुना ज़्यादा जो है वो रफ्तार रखती है आवाज़, किस में? सॉलिड में। किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। The speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity etc. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि टेम्परेचर चेंज होगा, ह्यूमिडिटी, नमी हवा के अंदर वो चेंज होगी, और प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत ही ज़्यादा फासले पे होते हैं, तो इसलिए उसकी वजह से आवाज़ की रफ्तार हवा के अंदर बहुत कम होती है। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर आपके जो है वो 3rd HOD का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, ठीक है। ये लॉकडाउन और इस तरफ जो है वो तवज्जो ना रखें, और ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। USB यहाँ पर ले आया करें, जब भी आप फ़ीस जमा कराने आते हैं तो USB ले आया करें और यहाँ से अपने लेक्चर ले जाया करें USB में, ठीक है। और उसको घर जाके मल्टीमीडिया, ये जो आजकल TV हैं उनमें भी USB सिस्टम है, ठीक है, उसमें लगा के और उसको उन लेक्चर्स को सुना करें, और उससे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं उनको सामने रख के उसको सुना करें। और कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको रिवर्स करके दोबारा सुने, नहीं समझ आती दोबारा सुने, क्योंकि आपने अगर एक टाइम पे बैठना है और 2 सब्जेक्ट्स को तैयार करना है तो जाहिर सी बात है फिर आपने डे वाइज स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक फिर उनके डे 1 एक दफ़ा सुन आप उसको समझेंगे, फिर अगले दिन डे 2, फिर इस तरह अगले दिन डे 3, और इसको आप इस तरह से तैयार करेंगे। अगर आप ये तैयारी नहीं करेंगे तो ये जो HOD टेस्ट आएंगे, मंथली टेस्ट आएंगे, ये आप तैयार नहीं कर सकेंगे। याद रखें, आपका अगर आने वाले दिनों में HOD टेस्ट आता है तो वो चैप्टर नंबर 10 का होगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 10 का जो है वो HOD टेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 9 ta 20 जो भी आपको मुश्किल अल्फाज, मश्की सवालात, मारूज़ी सवालात आपको पढ़ाए गए, उसके बाद आपको तर्जुमा आपको पढ़ाया गया। 5वें दिन आपने इस सारे सबक को अच्छे तरीके से याद करना है।